गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 7th अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए PA1 सिलेबस में आपके हिंदी ग्रामर में आपके 1 to 8 चैप्टर आ रहे हैं, 1 to 8। ठीक है, आज हमारा पहला चैप्टर है ग्रामर का। आज हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। आज हमारा पार्ट 1 है हिंदी ग्रामर में। तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए सभी बच्चे। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, क्लास 7th। ठीक है, ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। बुक का नाम है आपकी आराधना व्याकरण। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले इंडेक्स चेक करेंगे। ये आपके इंडेक्स से देखिए, इसमें कितने चैप्टर मैंने आपको बताया, 1 to 8, 1 to 8। ठीक है, ये आपका PA1 सिलेबस में आएंगे। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। ये हम आपका पार्ट 1 में आज आपको पढ़ाएंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम आज आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, पेज नंबर 5 पर आपको मिलेगा। ये पेज नंबर 5 पर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा बोलते हैं लैंग्वेज को, लिपि बोलते हैं स्क्रिप्ट को, और व्याकरण बोलते हैं ग्रामर को। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए सब बच्चे वीडियो ध्यान से देखेंगे। कमल, उसका भाई और उसके माता पिता दूरदर्शन पर समाचार सुन रहे हैं। कमल, उसका भाई और उसके माता पिता दूरदर्शन पर समाचार देख रहे हैं। ठीक है, ये टीवी पर। जैसे ही समाचार वाचिका ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही रोमांचक मैच में हरा दिया। क्या था, 2020 मैच चल रहा है इसमें टीवी पर, और जिसमें उन्होंने वो सुन रहे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में चल रहे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत बुरी रोमांचक मैच से हरा दिया। कमल खुशी से उछल गया। कमल क्या था, खुशी, ये बात सुनकर उछल गया। समाचार वाचिका ने बोलकर कुछ कहा और सुनने वालों ने उसे तुरंत समझ लिया। समाचार वाचिका ने उसे बोलकर कहा था। जो बोलकर कहा था वो उन्होंने क्या कहा, सुना था। सुनने वालों ने उसे तुरंत समझ लिया कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उसे भाषा ही बोलेंगे। हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर कुछ बात कहता है तो सुनने वाला उसे सुनकर समझ लेता है। जब हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान कुछ बोलकर बात करता है तो दूसरा इंसान क्या करता है, वो सुनकर समझ जाता है वो क्या कह रहा है। सौरभ देहरादून के एक आवासीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। देहरादून में एक आवासीय स्कूल है जिसमें 7वीं क्लास में वो पढ़ता है। उसकी अर्ध वार्षिक परीक्षा का परिणाम आया तो उसने अपनी माताजी को पत्र लिखा जिसमें उसने अपने अंकों को विवरण लिखा। उसने क्या करा, जब उसके मार्क्स अच्छे आए उसमें, तो उसने क्या करा, अपनी माँ को, माताजी को पत्र लिखा, लेटर लिखा, जिसमें उसने अपने अंकों का विवरण किया था। अपने जो उसके अंक आए थे, नंबर आए थे, वो लिखे थे। माताजी ने सौरभ का पत्र पढ़ा और सौरभ की बात समझ ली। अब उन्होंने जब क्या करा था, जो उसने लेटर लिखा था तो उस लेटर को उसने अपनी माँ को भेजा। उसकी माँ ने क्या करा, उसके लेटर को पढ़ा और उसे समझ गई वो उस लेटर में क्या लिखा है। हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात प्रकट करना चाहता है तो उसे पढ़ने वाला पढ़कर समझ लेता है। हम कह सकते हैं जब किसी ने लिखा है एक व्यक्ति ने, तो दूसरा आदमी उसे पढ़कर समझ लेगा। ठीक है, अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति अब द्वारा उसकी बात सुनकर या पढ़कर समझ लेना ही नाम ही भाषा है। जब हम वो बोलकर, एक इंसान बोलेगा, हम उस बात को वो सुनकर समझ लेंगे तो ये भी भाषा हो गई। अब किसी इंसान ने लेटर लिखा, लेटर लिखकर हमने पढ़ा, पढ़कर हम समझ गए तो वो भी क्या हो गई, भाषा हो गई। ठीक है, भाषा की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। डेफिनेशन देखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। भाषा वो जरिया है जिसके जरिए इंसान, मनुष्य बोलता है, इंसान बोलकर या लिखकर अपने विचारों को, फीलिंग्स को, थॉट्स को क्या कर सकता है, दूसरों के सामने
दूसरों के सामने रख सकता है, प्रकट कर सकता है, यानी रख सकता है। बोल कर, या हम बोल कर कह सकें, या हम लेटर के ज़रिए या फिर किसी ईमेल के ज़रिए लिखकर कुछ भी भेजें, वह दूसरा इंसान सुनकर या पढ़कर उसे समझ ले, इसी को भाषा बोलते हैं। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में 4 बातें होती हैं। इस प्रकार इसमें कितनी बातें होती हैं? 4 बातें होती हैं। बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, 4 बातें हो गई ना। जब बोलेंगे तभी तो सुनेगा, जब लिखेंगे तभी तो पढ़ेगा। ठीक है, भाषा की परिभाषा तथा उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर इसके 2 रूप होते हैं। भाषा की परिभाषा के अनुसार उसके कितने 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब देखेंगे मौखिक भाषा कैसे कहते हैं। मौखिक बोलते हैं ओरल लैंग्वेज को, जब हम बोलकर अपने विचारों या भाव को दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या? बोलकर, जब बोलकर हम अपने जो विचार हैं हमारे और भावों को, अपनी फीलिंग्स को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा का रूप कहा जाता है। जब मुंह से बोलकर कहेंगे तो मौखिक की भाषा कहेंगे। बातचीत करते समय हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। जब बोलेंगे, जब बात करते हैं हम किसी से, तो क्या बोलते हैं? उसे मौखिक रूप का इस्तेमाल बोलते हैं। मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, ये कुछ आवाज़ें निकलती हैं जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति उसका आशय समझ लेता है। जब हम मुँह से कुछ बोलते हैं तो आवाज़ें निकलती हैं ना, उस आवाज़ों के ज़रिए ही दूसरा इंसान समझ लेता है कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। है लिखित भाषा, यानी रिटन लैंग्वेज। भाषा सबको पता है, लैंग्वेज बोलते हैं। मौखिक मैंने आपको बता दिया, ओरल लैंग्वेज होती है जो बोलकर बताई जाती है, या मुंह से बोलकर जो हम बोलते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझ लेता है। लिखित भाषा बोलते हैं रिटन लैंग्वेज को। कभी कभी हम बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचाते। कभी कभी कुछ बात ऐसी होती है जो हम दूसरों को बोलकर नहीं बताते हैं, बल्कि लिखकर अपने विचारों दूसरों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं, बोलकर तो हम लिखकर उसको पहुंचाते हैं। तो भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहा जाता है कि वो लिखकर वो हमारी बात समझ ले। तो लिखित भाषा का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, लिखित सूचनाओं के आदि में देखा जा सकता है। जब पत्र में ही जरिए तभी तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पुस्तक के द्वारा हम कर सकते हैं। लिखित सूचनाओं यानी कुछ भी न्यूज़पेपर या कुछ भी XYZ ईमेल कुछ भी हो, उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि क्या होती है लिखित भाषा। आगे देखेंगे थोड़ा सा और लिखित भाषा के बारे में। यहाँ दिया हुआ है आपको। लिखित भाषा में हम ध्वनियों को बोलते नहीं बल्कि उन्हें लिखते हैं। मौखिक भाषा में हम जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती थी उसे समझते थे क्या वो क्या बोल रहा है दूसरा इंसान। अब लिखित भाषा में तो ध्वनियाँ निकलती नहीं है, बोलते नहीं हैं, तो अब क्या करते हैं? उन्हें लिखते हैं। लिखी गई उन ध्वनियों को से शब्द बनते हैं। जब हम कुछ बोलेंगे, जब उस बात को ही हम लिखेंगे तो वो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे, और शब्दों से वाक्य, और शब्दों से क्या बन जाएंगे? वाक्य। जैसे हमने बोला अच्छा, या लड़की बोला तो लड़की एक शब्द हो गया। तो रिया एक अच्छी लड़की है, तो ये रिया एक अच्छी लड़की है। तो ये सब क्या हो गए? शब्द जोड़ जोड़कर वाक्य बन गए। इन वाक्यों को पढ़कर लिखने वाले की बात समझी जा सकती है। जब रिया एक अच्छी लड़की है तो हम ये पूरा लिखेंगे तो वो सामने वाले से पढ़ेगा तो समझ जाएगा। कभी कभी हम संकेतों का प्रयोग करके भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यानी इशारों के ज़रिए। जैसे पुस्तकालय में बच्चे बात कर रहे थे, पुस्तकालयाध्यक्ष ने बच्चों से कुछ कहा नहीं बल्कि अपने हाथ की एक उंगली अपने होठों पर रखकर बच्चों की ओर देखा। कि यानी लाइब्रेरी में क्या करा था? जो लाइब्रेरी जो वहाँ बैठा हुआ था उन्होंने बच्चों से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने उंगली अपने मुंह पर, होठों पर रखी और इशारों से कहा। बच्चे पुस्तकालय के संकेत का आशय समझ गए, क्योंकि लाइब्रेरी में कोई बोलता नहीं है तो उन्होंने इसको साइलेंट होने के लिए बोला था, वो साइलेंट हो गए थे। ठीक है, और उन्हें बोलना बंद कर दिया। जब उन्होंने होठ पर अपनी उंगली रखी तो इसको संकेतवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं तो भाषा का ये रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है, तीसरा ये रूप जो है वो सांकेतिक भाषा कहलाता है। ध्यान रखिए, व्याकरण में भाषा के केवल 2 रूपों को ही मान्यता दी गई है। आप ये सोच रहे होंगे मैम ने तो हमें अभी दो रूप के बारे में बताया था यहाँ पर कि इस प्रकार भाषा के में 4 बातें, इस भाषा की परिभाषा तथा उपयोग उदाहरणों के आधार पर 2 रूप होते हैं। मैंने आपको 2 रूप बताए थे यहाँ पर। ठीक है, तो यही आपको कंफ्यूज होगा कि मैम ने अभी मौखिक पढ़ाया, फिर लिखित पढ़ाया, ये तीसरा सांकेतिक भाषा कौन सा रूप हो गया। तो सांकेतिक भाषा कोई
भाषा का ही एक रूप है सांकेतिक भाषा, लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि इसमें मौखिक और लिखित भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। इसमें हिंदी व्याकरण में जो भी हमारी ग्रामर है उसमें हमें सिर्फ 2 ही रूप को मान्यता प्राप्त दी गई है, वो है मौखिक और लिखित। ठीक है, सांकेतिक भाषा को हमें कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, जानते हैं क्यों? इसलिए कि संकेतों द्वारा हम अपने सभी प्रकार के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए कि संकेतों द्वारा हम अपने सभी प्रकार के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि दूसरा इंसान नहीं समझ सकता, मगर लेकिन भाषा का क्या डेफिनेशन है कि हम अपने जो भी विचार हम अपने दूसरों को सामने प्रकट कर सकें और वो दूसरा उसको समझ सके। कुछ इशारे होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो दूसरा इंसान नहीं समझ सकता, तो इसलिए हमें ये सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं दी गई है। कभी कभी संकेतों को आज भी अच्छी तरह समझ नहीं आता, कुछ ऐसे इशारे दिए जाते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता है, तो इसलिए ये लिखित और मौखिक भाषा ही आपकी 2 रूप है, लेकिन सांकेतिक भाषा का ही एक रूप है, लेकिन इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अब नीचे देखेंगे मातृभाषा। चित्रों को देखो और समझो, इसमें 3 व्यक्तियों के चित्र हैं। इसमें समझ रहे हैं हमें कि 3 व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं। करिश्मा कश्मीर की रहने वाली हैं। उसके घर पर कश्मीरी बोली जाती। करिश्मा कौन है? कश्मीर की रहने वाली हैं, उनके घर पर कश्मीरी बोली जाती है। इंद्रनील बंगाल का रहने वाला है, इनके घर में बांग्ला बोली जाती है। गुरु बख्श पंजाब के रहने वाले हैं, उसके घर पर पंजाबी बोली जाती है। सुंदरवन तमिलनाडु के रहने वाला है, इसके घर पर तमिल बोली जाती है। ठीक है, मातृभाषा समझ गए आप? वो जहाँ इंसान रहता है वो वहीं की जो भाषा होती है वो वहीं की बोलता है। जब करिश्मा कश्मीर की रहने वाली है तो वो कश्मीरी ही बोलती है, जहाँ वो इंसान रहेगा वो वैसे ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। ऊपर के उदाहरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सभी घरों में एक जैसी भाषाएं नहीं बोली जाती। अब हमें पता चल गया कि भारत में, हमारे देश में के अलग अलग घरों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए इन परिवारों में बच्चा वही भाषा पहले सीखता है जो उसकी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं। अब इससे क्या पता चलता है? बच्चा वही बोली समझेगा, वही भाषा समझेगा जब उसका परिवार उससे सबसे पहले, जब वो पैदा होता है, जब उसकी माँ उसे बोलती है, वो उसके घर वाले उसे बोलते हैं, तो वही वो समझता है, वही बोलता है। क्योंकि शिशु सबसे पहले जिस भाषा को सुनता है उसी भाषा को ग्रहण करना शुरू कर देता है। जब वो जैसा भाषा को सुनेगा तो वो वैसा ही बोलना शुरू करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे उसे सीख जाता है। यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। यही भाषा उसकी क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्य द्वारा घर में प्रयोग की जाती है, वो भाषा जो माँ और अन्य परिवार के सदस्यों के जरिए दूसरों को समझाएं, इसे मातृभाषा कहा जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ये इसलिए ही बच्चे को मातृभाषा में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ बच्चों की मातृभाषा में अंतर देखने को मिलता है। जैसे उनके परिवार वाले बोलते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी भी वही वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 7 पर अपने हिंदी आचार्य से भारत की विभिन्न भाषाओं की जानकारी प्राप्त करो। राजभाषा देखते हैं। इतना होने पर भी हिंदी, क्या लिखा है? इतना होने पर भी हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है, जिसका प्रयोग पूरे भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जा रहा है। इतना होने के बाद भी, जब इसमें अलग अलग लोग जहाँ जहाँ रहते हैं और बच्चा जैसी जैसी बोलना शुरू करता है, मगर फिर भी क्या है, इतना होने के बाद भी हमारे देश की प्रमुख भाषा कौन सी कहलाती है? प्रमुख भाषा हमारी हिंदी ही कहलाती है। हिंदी हमारी प्रमुख भाषा है।
जिसका प्रयोग पूरे भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में ज़रूर होता है। जो लोग हिंदी नहीं भी जानते वह टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। जो हिंदी नहीं जानते हैं वो फिर भी एक दो जो टूटी फूटी एक दो लफ्ज़ जो होते हैं वो बोल लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। इसी प्रकार हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। यही ज़रिया है जो इस प्रकार हिंदी का प्रयोग ज़्यादातर पूरे जो हमारी भाषा है उसका यूज़ किया जा रहा है। भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है, इसी वजह से क्या है, हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई संविधान सभा के 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आज़ादी के बाद बनाई गई संविधान में 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त मिली थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या करा जाता है, जब आज़ादी के बाद इतनी सन में 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को ही मान्यता प्राप्त मिली थी। सारे लैंग्वेज में, सारी भाषाओं में किसको मिली थी, हिंदी को मिली थी। इसलिए प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। बोली देखते हैं। बोली भी भाषा का ही एक रूप है। बोली क्या है, भाषा का एक रूप है। अंतर केवल इतना है, यानी डिफरेंस इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। बोली क्या है, बोली भाषा का ही एक रूप है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बोली भाषा का एक क्षेत्रीय एक केवल रूप है जिसका प्रयोग एक ही क्षेत्र में होता है, एक ही स्थान पर होता है। जैसे गढ़वाली एक बोली है। गढ़वाली क्या है, एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में ही बोली जाएगी। जो एक क्षेत्र है गढ़वाली एक बोली है, तो वो गढ़वाली जो बोली है वो गढ़वाल में ही बोली जाएगी। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। भाषा और बोली में दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। बोली का मीनिंग ही बोल है कि हम बोलचाल करें। तो यही भाषा और बोली में दूसरा प्रमुख अंतर क्या है कि वो बोलकर ही बोलचाल के लिए किया जाता है। बोली में प्राय साहित्य की रचना नहीं की जाती, परंतु कभी कभी बोली में भी साहित्य रचना की जाने लगती है। तब वह बोली न रहकर भाषा की श्रेणी में आ जाती है। जैसे ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज तथा अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी केवल बोलियां थीं, परंतु जब इनमें काव्य रचना की गई तो ये दोनों भाषाएं बन गई, ठीक है। लिपि देखते हैं। लिपि बोलते हैं स्क्रिप्ट को। भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जब भाषा हम बोलते हैं, जब भाषा को बोलने में हम कुछ ध्वनि का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, जब हम कहते हैं आओ, तो इसमें दो ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, आ ओ। आ का और ओ का मुंह से बोले जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के प्रत्येक भाषा में प्रयोग किए जाने वाली प्रत्येक ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हें वर्ण कहा गया है। इन वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि लिपि से कहते हैं भाषा और बोली का एक कुछ ध्वनि होती है। जैसे हम कहते हैं आओ, तो आओ जो है वो दो ध्वनि मिलकर बना है, आ और ओ। तो मुंह से जब ये ध्वनि निकलकर बाहर आती हैं और ये लिखी जाती हैं, ये जो चिन्ह हैं इनको निश्चित किए गए हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हें वर्ण कहेंगे। इन वर्णों को लिखेंगे। इन वर्ण को लिखने के ढंग होगा। अब ये वर्ण है हमारे, हमने इसे जोड़ा, ये हो गया। तब इसकी लिखने की जो ढंग है, ये जो लिखने का ढंग है, यही हमारा लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपियाँ अलग अलग होती हैं। हर भाषा की जो लिपि होती है, यानी हिंदी की लिपि अलग होगी, अंग्रेज़ी की लिपि अलग होगी, पंजाबी की लिपि अलग होगी। हर भाषा की जो लिपि होती है वो अलग होती है, अर्थात उनके लिखने का ढंग में अंतर होता है। फिर क्या हो जाता है, उनका जो लिखने का तरीका होता है वो चेंज होता है। उसी तरीके के उसी ढंग को हम लिपि बोलते हैं, ठीक है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। ज़रा सोचो, यदि लिपि ना होती तो पुस्तकें भी ना होती। ये सोचिए कि स्क्रिप्ट ना होती यानी लिपि नहीं होती तो
पुस्तकें भी ना होती, फिर हम इतना ज्ञान कैसे तथा कहाँ से प्राप्त करते। सही बात है, जब लिपि की हमारा लिखने का ढंग ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, तो हम समझ भी नहीं पाते और बुक भी नहीं बन पाती। विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ, जैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली, देवनागरी। तो संस्कृत और हिंदी और नेपाली की जो लिपि है वो देवनागरी है। किसकी? संस्कृत, हिंदी, नेपाली की। फिर उर्दू की देखिए, उर्दू की है फारसी लिपि। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी की लिपि रोमन है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है। अपने माता पिता, पड़ोसी अथवा आचार्य की सहायता से इन विभिन्न लिपियों की जानकारी प्राप्त करो। इन लिपियों की अपने पड़ोस, जो भी नेबर्स हैं आपके, और अपने पेरेंट्स की हेल्प के ज़रिए से समझिए। विशेष देखिए, उर्दू की लिपि फारसी दाई और से बाई और लिखी जाती है। फ़र्क क्या है? सब जो लिपि होती हैं वो बाई से दाई की तरफ लिखी जाती है, यहाँ से जैसे हिंदी लिखी जाती है, हमने यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखेंगे। लेकिन एक उर्दू ही एक ऐसा वो है जो है लिपि है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे राम ने खाना खाया। तो ये क्या हो गया? उर्दू ही हमने यहाँ से लिखेंगे। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राम ने खाना खाया। तो ये यहाँ से लिखी जाएगी, दाई से और से बाई लिखी जाती है। उर्दू एक लिपि जो दाई और से बाई लिखी जाती है। व्याकरण देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण यानी ग्रामर के कुछ सीखने के नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना हम उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते। जब ग्रामर यानी हम व्याकरण को सीखेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम नहीं अच्छे से समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? हम उसे सही तरीके से नहीं सीख सकते तथा उसका प्रयोग भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। जब हम उसे रूल्स को समझेंगे ही नहीं, सीखेंगे नहीं, तो क्या होगा? उसको हम कर भी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। उस भाषा को सीखने तथा उसके सही प्रयोग करने के लिए नियमों को जानना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है, जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किया बिना तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ना तो हम बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखिए, मैंने भी जाना है, वहाँ अनेकों लोग खड़े थे, यहाँ कौन का सामान है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? शुद्ध रूप से नहीं लिखा हुआ है, ये गलत से लिखा हुआ और नहीं लिख सकते। देखिए, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं, वहाँ अनेक लोग खड़े हैं, ये तो बोल सकते हैं। वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं, ये तो गलत हो गया। ये कौन का सामान है? कौन का नहीं, कौन सा सामान है? मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये गलत। ऊपर के 4 वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि है। आपको पढ़कर लगेगा आपको वही अनेकों लोग खड़े, अनेकों लोग नहीं होता, अनेक लोग खड़े होते हैं। ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। यही व्याकरण का रूल्स है कि सही लिखना, शुद्ध लिखना। ऊपर के 4 वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि जिसका कारण हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों की जानकारी का ना होना हो सकता है। ये क्या हो सकता है? नहीं, ये किसकी कमी की वजह से हो रहा है? व्याकरण के नियमों को ना जानने यानी रूल्स को ना जानने की वजह से हो रहा है। पहले वाक्य में मैंने सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध है, यही मैं भी जाना है, मैं यही गलत लिखा हुआ है। मैंने ये अशुद्ध लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। मुझे इसके स्थान पर मुझे होना चाहिए, मुझे भी जाना है। सही है, मैंने भी जाना नहीं, मुझे भी जाना है। जब ये मैंने है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें शुद्ध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मुझे लिखेंगे। मुझे सर्वनाम का प्रयोग अपेक्षित है। व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी भी वाक्य में प्रयोगकर्ता और क्रिया दोनों में ने का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। मे का और ने का यूज एक साथ नहीं होता है। मैंने तथा जाना इन दोनों में ने का प्रयोग हुआ है, अतः ये अशुद्ध है। दूसरे वाक्य में अनेकों का प्रयोग अशुद्ध है। इसके व्याकरण के नियमों के अनुसार अनेक शब्द पहले बहुवचन है, बहुवचन का बहुवचन अनेकों गलत है। ठीक है, अनेक आ जाएगा। तीसरे वाक्य में कौन का नहीं आएगा, कौन की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये कौन का जगह आएगा किसका सामान है। चौथे वाक्य में मैं कर्ता के साथ मेरा का प्रयोग अशुद्ध है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मेरे के स्थान पर अपना का प्रयोग अपेक्षित है। अतः स्पष्ट है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक है।
हमें इन सेंटेंस से क्या पता चलता है, इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि हमें जब तक रूल्स नहीं पता चलेंगे, ग्रामर के व्याकरण के नियम नहीं पता चलेंगे, तो हम उनको शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग होने का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्य रूप के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी, शब्द विचार मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी मोर्फोलॉजी, वाक्य विचार सिंटैक्स। ठीक है, वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप तथा अनेक भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, स्वरूप, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। इन सभी के बारे में तुम आगे के अध्यायों में पढ़ोगे। अब इनके बारे में हम यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे, हम आगे समझेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। साहित्य देखते हैं। किसी भी भाषा में रचित ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। किसी भी भाषा में रचित ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। हर भाषा में विद्वानों, कवियों और लेखकों द्वारा जो ज्ञान, अनुभव या विचार लिखित रूप में पाठकों के समक्ष रखा जाता है, वही साहित्य होता है। जो भाषा यानी विद्वानों, कवियों और लेखकों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, अनुभव या विचार लिखित रूप में हम पाठक के सक्षम के जरिए रखा जाता है, वही साहित्य होता है। आगे आने वाली पीढ़ी इसको पढ़कर उनके विचारों को जान पाती है। साहित्य की विधाएं देखिए। साहित्य को 2 मुख्य विधाएं हैं, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम ऊपर। गद्य साहित्य यानी कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, पत्र, नाटक आदि। ग्रामर रीडर समझ लीजिए। कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, पत्र, नाटक आदि गद्य में लिपिबद्ध किए जाते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित मिठाई वाला कहानी, हिमालय की बेटियां, निबंध, नीलकंठ रेखा चित्र गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। पद्य साहित्य देखिए, जब विद्वान लोग अपनी बात कविता में माध्यम से कहते हैं तो साहित्य का ये रूप पद्य साहित्य कहलाता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित हम पंछी, उन्मुक्त गगन के, रहीम के दोहे पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। दोहे, चौपाइयाँ तथा कवियों के अनुरूप युद्ध पद्य साहित्यों में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम। और ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा एक जरिया है जिसके द्वारा, इसके जरिए हम बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेते हैं, यानी समझ लेते हैं। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग होने का ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहलाता है। ये हमने आपको समझा दिया है आपके चैप्टर में। अब हम देखेंगे नीचे, आओ अभ्यास करें यानी एक्सरसाइज करेंगे। हमारा पार्ट 1 चल रहा है बच्चों, याद रखिएगा। मौखिक भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार वो सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है। ठीक है, व्याकरण का क्या ज्ञान होता है? ये वही है, देखिए, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। ये आपके मौखिक हैं यानी ओरली क्वेश्चन हैं, इसे छोड़ देते हैं। अब लिखने की बारी। देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह और राइट लगाना, यानी ये राइट का चिन्ह लगाना जो सही है। बच्चा सबसे पहले सीखता है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये सभी। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? मौखिक भाषा। लिखित भाषा तो नहीं सीखता, वो सबसे पहला सीखता है वो मौखिक भाषा। ना संकेत, इशारे भी नहीं समझता, जब तक आप बोलकर ही नहीं बताएंगे कि ये चीज़ का इशारा है तो समझेगा ही नहीं बच्चा। फिर इनमें से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी। कौन सी लिपि लिखी जाती है? मैंने आपको बताई थी, दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है। उर्दू तो फारसी, उर्दू की लिपि है फारसी। हिंदी भारत को राजभाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ये सभी।
तो ये सभी हैं, राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है। 4 ऑप्शन पर राइट कर देंगे। फिर हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 नवंबर को, 26 जनवरी को, ये सभी। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तमिलनाडु में बोली जाती है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी। तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। तो तमिलनाडु में लिखेंगे तमिल। आगे देखिए, इनमें से किस भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है? हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, ये सभी। इनमें से किस भाषा की लिपि का नाम देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की नहीं है, हिंदी की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, तो पंजाबी की गुरुमुखी है, तो इस पर ये नहीं है, तो इसको हम राइट कर देंगे। ठीक है। का पे लगाया है हमने सेकंड ऑप्शन पर राइट, खा पे लगाया है हमने 4 ऑप्शन यानी फारसी पर राइट, गा पे लगाया है हमने 4 पर, ये सभी पे राइट। घा घड़ी उस पर लगाया है हमने 4 नंबर पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, तो हमने पहले ऑप्शन पे राइट करा है। फिर तमिलनाडु बोली जाती है तमिल में। इनमें से किस भाग की लिपि का नाम देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की नहीं है। अब आगे देखते हैं, व्याकरण के विभाग होते हैं 2, 3, 4, 5। व्याकरण के मैंने आपको यहाँ भी बताए थे, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ ऑप्शन पर राइट कर देंगे 3 पर। व्याकरण के जिस विभाग में विराम चिन्हों की जानकारी दी जाती है उसे कहते हैं, बताइए उसे क्या बोलते हैं? वाक्य विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, कोई नहीं। तो वाक्य विचार, जिसमें विराम चिन्ह के जानकारी दी जाती है। ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है आपको? सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाना है। जो आपके सही हैं उस पर आपको राइट, और जो गलत हैं आपके उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। कहा है भाषा के 4 प्रकार होते हैं। भाषा के 4 प्रकार होते हैं, राइट। ठीक है। बोलकर समझना, लिखकर पढ़ना। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट। सेकंड ऑप्शन पे भी राइट। ठीक है, सही से लिखते हैं, चलिए। फर्स्ट में भी राइट आएगा, सेकंड में भी राइट आएगा। कहानी पद्म का स्वरूप है, तो यहाँ कहानी पद्म का रूप है, रॉन्ग आएगा। व्याकरण के से भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, व्याकरण से भाषा का, यस, तो ये राइट आएगा। गढ़वाली बोली है, गढ़वाली बोली है, राइट। जो गढ़वाल में बोली जाती है। निम्नलिखित व्यक्तियों की मातृभाषा का अनुमान लगाकर लिखिए। अब जो हमें यहाँ मातृभाषा दी हुई है उसे हमें लिखना है। ठीक है। यह गुरमीत अमृतसर में रहती है, उसकी मातृभाषा क्या हुई जब वो अमृतसर में रहती है? अमृतसर में पंजाबी बोली जाती है। ठीक है, तो इसे पंजाबी लिखेंगे। सभी बच्चे ये खुद करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया। शंकरन त्रिवेंद्र में रहता है तो उसकी मातृभाषा क्या हुई? जो जहाँ रहता है वो वैसी भाषा बोलता है। अमृतसर में पंजाबी बोली जाती है, मैंने आपको बता दी है। ये आपके 4 जो हैं आप खुद करेंगे, तो मैं इसके आगे होमवर्क कर देती हूँ। ठीक है, जहाँ मातृभाषा लिखनी है सभी बच्चों को, चैप्टर मैंने समझा दिया अच्छे से। सब बच्चे सब पढ़कर, वीडियो देखकर अपना ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए 4 है आपका, बोली से आप क्या समझते हैं? भाषा और बोली का अंतर स्पष्ट कीजिए तथा बोली के उदाहरण भी दीजिए। तो मैं इसे काट देती हूँ, मैंने इसे काट भी दिया है, ये मैं नहीं करा रही हूँ और ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले बस यही समझ लें, सबसे पहले हम यही समझ लें कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोली, तो ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे? कॉपी पर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें कोई जगह नहीं दी हुई है। एक्सरसाइज हम कॉपी पर नहीं कराएंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम आपको कॉपी पर ही कराएंगे। यहाँ कुछ हमें जगह नहीं दी हुई जहाँ हम कराएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोलिए, ये आपकी हिंदी की कॉपी है। ठीक है, सिंगल लाइन होंगी आपकी कॉपी वाली। ठीक है, यहाँ सब बच्चों को अपना नाम लिखना है, क्लास शो करनी है, क्लास है आपकी 7th।
और कॉपी है आपकी हिंदी ग्रामर। आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना चैप्टर खोलना है जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ये लिखिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 1। सबसे पहले आपको यही लिखना है यहाँ पर पार्ट 1। ठीक है, यहाँ सबसे पहले डेट शो करेंगे सभी बच्चे जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। उसके बाद पार्ट 1 लिखेंगे, यहाँ अपना पाठ लिखेंगे, 1 है आपका पाठ। ठीक है, फिर आपका चैप्टर का नाम लिखेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो देखिए मैंने भी लिखा है भाषा, लिपि और व्याकरण, ये अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारे एक्सरसाइज है, ये अभ्यास है, हमारा एक्सरसाइज है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अभ्यास है। ठीक है, तो 4 हमारा था बोली से आप क्या समझते हैं। आगे का कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, कोई भी, इसे कट कर दिया है मैंने। तो बोली से आप क्या समझते हैं, तो मैंने यही क्वेश्चन लिखा है। सब देखिए 4 डाला है, लिखा है बोली से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखा है मैंने, उत्तर देखिए, बोली भी भाषा का ही एक रूप है, परंतु बोली को केवल हम बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से कर लीजिएगा। बोली यहाँ से लिखेंगे, बोली भी भाषा का एक रूप है, अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय भी भाषा का एक रूप है, परंतु यहाँ लिखेंगे परंतु बोली भी भाषा का एक रूप है, बोली भी भाषा का एक ही रूप है, अंतर केवल इतना है। ये हमने यहाँ तक लिखा है रूप है, तो रूप तक लिखकर आप आगे लिखेंगे। देखिए बोली भी भाषा का एक रूप है, तो ये हमने अपने पास से लिखा है, परंतु बोली को केवल हम बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। बुक से लेंदी था तो मैंने अपने आप से लिखा है बोली भी भाषा का ही रूप है। बोली क्या है, वो भाषा का रूप है, मैंने आपको बताया था, परंतु बोली को केवल हम बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, बोली को हम लिख कर तो नहीं कर सकते, सिर्फ बोलकर ही बोल सकते हैं, बोली बोलने को ही बोलते हैं। तो बोली भी भाषा लिखेंगे हम, बोली भी भाषा का ही रूप है, एक रूप है, परंतु बोली को केवल हम बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे दिया हुआ है आपको 5, लिपि किसे कहते हैं, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम ये काट देते हैं, लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, सिर्फ लिखेंगे लिपि किसे कहते हैं। पहले लिपि समझ लेते हैं हम, लिपि किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 लिखा है हमने, लिपि किसे कहते हैं। तो हमने लिखेंगे भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। भाषा की ध्वनि को लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, 5 आपका ये आपका कंप्लीट हो गया 5 वाला। अब नीचे दिखा है, ठीक है, देखिए 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे 6 है हमारा, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखने हैं। अब हमें यहाँ पर लिपि लिखनी है। लिपि कौन कौन, हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि है देवनागरी। लिखिए सभी बच्चे मेरे साथ, देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। उर्दू की लिपि है फारसी। ठीक है, ये हो गई आपकी कंप्लीट। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी। ठीक है, अब है 7 हमारा, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। 7 है हमारा, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी हम अपना कॉपी पर लिखेंगे, ये हम अपना ये बुक पर ही रखेंगे। एक्सरसाइज ये हमारी बुक पर ही रहेगी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम बुक पर ही रखेंगे इसे। उसके बाद देखिए 7 उतारा है मैंने क्वेश्चन,
व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो जवाब के लिए आगे मैंने उत्तर लिखा है, देखिए यहाँ मैंने डैश कर रखा है। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर ओपन करना है, यहाँ आंसर लिखेंगे आप ये वाला। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किए बिना ना तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएगा 7 आपका। ठीक है, ये आपका 7 यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर 8 पर लिखा जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग जहाँ से आपका हुआ है यहाँ से यहाँ तक आपका 7 आंसर है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ मैंने डैश किया हुआ है 7 आंसर के लिए। देखिए मैंने यहाँ उत्तर बनाया हुआ है और छोड़ दिया है इसे, तो आपको वही जवाब आपको 7 वाला, ये वाला आंसर आपका 7 वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, सभी बच्चों को पेज नंबर 8 पर जो आंसर मैंने आपको बताया है यहाँ से यहाँ तक वो लिखना है। फिर लिखेंगे हम, फिर क्वेश्चन देखेंगे 8, व्याकरण के नियमों की सही जानकारी के अभाव निम्नलिखित वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखने हैं। जो हमें व्याकरण के नियम जो थे उसकी जानकारी हमने आपको बताई थी, उन वाक्यों को यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध करके लिखा गया है, आपको शुद्ध करके लिखना है। कहाँ लिखा है, उसके माताजी आए हैं। तो ठीक है, यहाँ आपको हेडिंग 8 आपको मैंने लिखा है, देखिए 8 मैंने डाल दिया, लेकिन आप ये वाली हेडिंग यहाँ से यहाँ तक पूरी लिखेंगे कॉपी पर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और 7 का लिखा है उसके माताजी आए हैं, तो उसके माताजी ये अशुद्ध लिखा हुआ है, उसके माताजी आए हैं, तो इसे सही करके लिखेंगे उसकी माताजी आई हैं। ठीक है, उसकी माताजी आई हैं, पूरा हम सही करके लिख आई हैं। ठीक है, अब खा लिखा हुआ मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो मैंने सही करके लिखा है मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे को आएगा मुझे। फिर गा देखिए उसका थैला भारा है, उसका थैला भारा है, तो लिखा है तो उसका थैला भरा है। ठीक है, उसका थैला भरा है, भारा को भरा कर देंगे। अब हमारा है वह चाय ठंडा हो गया है, ये चाय ठंडा हो गया है, तो हम लिखेंगे ये चाय ठंडी हो गई है, ये चाय ठंडी हो गई है। ठंडा की जगह ठंडी हो जाएगी और गया की जगह गई हो जाएगी, ये चाय ठंडी हो गई है। फिर 9 है साहित्य किसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9 साहित्य किसे कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे हम यहाँ ये वाला। किसी भी भाषा में रचित ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, ये आपका 9 का आंसर है। ठीक है, मैंने देखिए लिखा है साहित्य किसे कहते हैं, यही आपको आंसर पेज नंबर 8 पर यहाँ दिया हुआ है। किसी भी भाषा में रचित ज्ञान के संचित को मैं यहाँ लिख देती हूँ। चलिए किसी भी भाषा में रचित ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहें तो वीडियो से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। फिर हमारा आगे देखिए, फिर है 10 है हमारा गद्य और पद्य साहित्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मैं आपको काट देती हूँ, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हो गए तो उसे हम काट देते हैं। 11 देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने हेडिंग लिखी है, देखिए 11 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है भाषा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, यहाँ दी हुई है भाषा की परिभाषा लिखिए, बताइए भाषा को अभिव्यक्त करने के कितने ढंग है। तो मैंने ये चीज़ काट दी है आपकी, सिर्फ हम डेफिनेशन लिखेंगे भाषा की। ठीक है, तो हमारी भाषा की डेफिनेशन है, यहाँ पर दी हुई है आपकी भाषा की डेफिनेशन
पेज नंबर 5 पर भाषा व साधन है, यहाँ से यहाँ तक लिखनी है। 11 का आंसर है ये आपका, ठीक है। 11 का आंसर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्यता बोलकर, लिखकर या अपने विचार दूसरों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ आंसर लिखेंगे, भाषा की परिभाषा लिखकर उसका आंसर अपना पेज नंबर 5 से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, देखिए खा मैंने लिखा है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उत्तर के नहीं मैंने वो बनाया है, फिर उसके बाद देखेंगे आप मातृभाषा का, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ के बच्चों की मातृभाषा में अंतर देखने को मिलता है, ये नहीं लिखेंगे। देखिए पेज नंबर 9 वो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है हमारा, पेज नंबर 6 का आंसर, ये वाला आंसर हमारा लेंदी हो रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 9 पर देखिए, वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये आपका 11 का खा आंसर है, ठीक है। 11 का आपका खा वाला आंसर है। यहाँ आपको कंप्लीट करना है, यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर खा का मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, तो वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे कॉपी में। 4 आंसर आप बोली से आप क्या समझते हैं, फिर लिपि किसे कहते हैं उसका आंसर लिखेंगे, फिर व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का पढ़ना क्यों ज़रूरी है उसका आंसर पेज नंबर 8 पर आपको ऊपर दिया हुआ है। फिर 8 की आप हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन 8 की, उसके बाद जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। उसके बाद आपको 9 आंसर लिखना है। साहित्य किसे कहते हैं ये मैंने लिखवा दिया, किसी भी भाषा में रचित ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। फिर मैंने 10 क्वेश्चन आपका कटवा दिया है। 11 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा की परिभाषा ये मैंने डेफिनेशन आपकी लिखवा दी है, और मातृभाषा से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है। दोनों आंसर मैंने छोटे छोटे आपके लिखवाए हैं, सभी बच्चों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है ये आपको बुक पर रखनी है, अपने टिक मार्क ये बुक पर करने हैं, बुक पर ही रखने हैं, कॉपी पर नहीं करने हैं। राइट रॉन्ग ये भी आपको बुक पर करने हैं, ठीक है। ये मातृभाषा ये होमवर्क जो दी मैंने आपको ये भी आपको बुक पर रखनी है। बोली ये आपको कॉपी पर करनी है, लिपि ये भी आपको कॉपी पर करनी है, और ये निम्नलिखित भाषा की लिपि हैं ये आपको बुक पर करनी है, ठीक है। जो मैंने आपको बुक पर लिखवाया है, बुक का निशान लगाया, वो आपको बुक पर ही रखना है, और जो बाकी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी पर करने हैं। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे चैप्टर को, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे, जो आपको मैंने होमवर्क दिया उसे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज बुक पर रखेंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो आपको कॉपी पर करने हैं, ठीक है। थैंक यू।